नमस्कार। दिन ब दिन चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है, ना केवल इंडिया के साथ बल्कि आप साउथ चाइना सी को भी देख लीजिए। वहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके शिप्स को डुबाना और एग्रेसिवनेस दिखाना, और इंडिया के साथ ऑब्वियसली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आप देख ही रहे हैं कि उनका एग्रेशन कैसे बढ़ता जा रहा है। क्या ये इंडिया और चाइना के बीच युद्ध का कारण बनेगा, और इस एग्रेसिवनेस के पीछे क्या कारण है? जानकारी के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित में। दोस्तों, आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, और वीर चरित के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं कि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी मैंने साउथ चाइना सी के बारे में मेंशन किया था, और ये डिस्प्यूट इस रीजन में होता है। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा साउथ चाइना सी का एरिया है, और यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ है, फिलीपींस हो गया, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और जापान ऑब्वियसली। तो इन सारे रीजन में चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है, और इसमें जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स है, वो चाइना को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि साउथ चाइना सी का जितना भी रीजन है हिस्टोरिकली वो चाइना को बिलोंग करता है। लेकिन जो मैरीटाइम ट्रीटी है वो कुछ और ही कहता है। वो ये कहता है कि 12 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स तक वो जिस कंट्री का रीजन रहता है उसका होता है, लेकिन चाइना इसे मानता नहीं है, और इसने इस ट्रीटी को साइन भी नहीं किया। तो इस जगह पे उनका अक्सर एग्रेशन देखा जाता है, और फिलहाल के दिनों में बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव बन गया है। जब उसने ताइवान के शिप्स को पकड़ लिया था और उनके जो पेट्रोल वेसल्स थे उन्हें डुबा भी दिया था। चाइना अक्सर इन कंट्रीज़ के फिशरमैन को कैप्चर कर लेता है इलीगल इंट्रूडर्स के रूप में। उसके बाद फिर अभी फ़िलहाल वो अपना जो एयरक्राफ्ट शिप कैरियर है उसे भी यहाँ के कंट्रीज़ के बॉर्डर के सामने इंस्टॉल कर दिया था उसने। उसके बाद फिर आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2015 का सैटेलाइट इमेज है। यहाँ ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड था चाइना और उसके साउथ चाइना सी में जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके बीच में। लेकिन डिस्प्यूटेड होने के बावजूद चाइना ने यहाँ पे रनवे क्रिएट किया, और आज यहाँ एक पूरा एयरपोर्ट लाई करता है, और इसको चाइना बहुत ही टेक्टिकली यूज़ करता है कि वो सप्रेस कर सके। यहाँ आप देख सकते हैं ये जिस टाइम पे बिल्ड हो रहा था, कितने चुपके से बिना वर्ल्ड को जनाए चाइना बिल्ड कर रहा था। लेकिन ये सैटेलाइट इमेज में कैप्चर हो गया था। चाइना की बहुत थू थू भी हुई थी, लेकिन चाइना को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे जो करना था उसने किया। और आज इस आइलैंड को वो एयरपोर्ट लैंडिंग के लिए यूज़ भी करता है, और उसे एक टेक्टिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिल चुका है। अब दोस्तों, आपने अभी इस महीने में देखा होगा कि पहले चाइना और इंडियन आर्मी के बीच नॉर्थ सिक्किम में स्किर्मिश यानी फेस ऑफ शुरू हुआ था। इस बारे में मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। और चाइना के जो चॉपर्स है उन्हें भी एलएसी के बगल लद्दाख रीजन में स्पॉट किया गया था। तब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और पेट्रोल वेसल्स भी वहाँ पे रश करते हैं। दोनों ही वीडियो मैंने आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, और ये देखने के बाद आपको सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगा। चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो काफ़ी दिनों से थे, लेकिन अब ये हाल ही में चाइना इसे बहुत ज़्यादा हाईलाइटन कर रहा है, और जितने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें चाइनीज़ आर्मी की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और लद्दाख के सामने का जो एलएसी एरिया है उसमें तो अभी पिछले ही हफ्ते 3 बार, जी हाँ दोस्तों, 3 बार चाइनीज़ आर्मी ने इंट्रूड करना चाहा। उसके बाद फिर उनके हेलीकॉप्टर्स की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसीलिए हमारे इंडियन साइड के सोल्जर्स को भी वहाँ पे स्टेशन ज़्यादा मात्रा में किया गया है। और हमारे आर्मी चीफ एमएम नरावने भी आज जो वहाँ पे 14 कोर्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स पहुँचे हैं और सिचुएशन का जायज़ा ले रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट जो हांगकांग में चालू था, और इसमें चाइना की बहुत ज़्यादा बदनामी भी हुई थी, और ये फिर से अभी चालू हो चुका है, लेकिन इस तरीके से नहीं हो रहा है। लेकिन उस समय जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, आप देख सकते हैं कैसे ओपन फायर किया जा रहा है, और यहाँ पे आंसू गैस के गोले जो पीसफुल जो जनता थी वहाँ पे उनके ऊपर गिराया जाता है। और चाइना जितना भी ये सब फोटोज़ बाहर निकलता है, ये सब फोटोज़ आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना का जो फायर वॉल है वो सारे फोटोज़ को रोक लेता है। अब दोस्तों, सवाल आता है कि क्यों, आखिर क्यों जब
पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है। चाइना की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, उसने डाटास को बहुत ज़्यादा छुपाया है और उसकी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। हाँ, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से तो बेटर है, लेकिन ये फिजिबल टाइम तो नहीं है कि वो वार में घुस जाए किसी भी कंट्रीज़ के साथ। लेकिन चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? अब इसे जानने से पहले हम इंडिया पे अभी फुल फोकस लाते हैं, और इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर आपको पहले समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है इंडिया चाइना का बॉर्डर, और ये अक्साई चिन रीजन है। इसके बारे में मैंने वीडियो डिटेल में कवर किया था, आप चैनल पे देख सकते हैं। ये जितने भी येलो लाइंस जो आप देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और ज़्यादातर जगह में ये डिस्प्यूटेड है। दूसरे मैप में देखते हैं। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से, ये जो रीजन है पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान ने इलीगली 1963 में ये चाइना को दे दिया था। तो आप मान सकते हैं अक्साई चीन से चाइना का जुड़ाव हो ही चुका है, बस यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर बचा हुआ है, और इसीलिए इंडिया इतना ज़्यादा गार्ड करता है। आप अक्साई चीन का वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ जो उत्तराखंड का रीजन है, यहाँ पे भी डिस्प्यूटेड है बॉर्डर। सिक्किम में यहाँ वो डिस्प्यूटेड मानते हैं इस एरिया में, यहाँ भी ये डिस्प्यूटेड मानते हैं। अरुणाचल को तो ये डिस्प्यूटेड मानते हैं, और तवांग को तो ये ओपनली कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है। अब लेकिन एक चीज़ आप देखें दोस्तों, मैकमोहन लाइन जो इंडिया और चाइना को अलग करता है और जो बॉर्डर सेटल करवाता है, उसे चाइना नहीं मानता, लेकिन उसी मैकमोहन लाइन को म्यांमार के साथ चाइना मानता है। अब यहाँ पे आप इनका डबल फेस देख लीजिए, जहाँ उनकी प्रॉफिट हो वहाँ वो उस लाइन को मानेंगे, लेकिन जहाँ उन्हें लगे कि मैं ये टेरिटरी ऑक्युपाई करना चाहता हूँ, मुझे नहीं मिलेगा इस लाइन के कारण, तो वो वहाँ पे इग्नोर कर जाएंगे। अब आपने बॉर्डर देख लिया, तो 3488 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर एरिया इंडिया और चाइना शेयर करते हैं। उसमें से जम्मू एंड कश्मीर सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, 5 स्टेट हमारे चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इसमें टेंशन अभी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो सवाल फिर से आता है, आखिर क्यों? दोस्तों, ये मेनली है नेशनलिज्म को इन्वोक करने के लिए चाइनीज़ पीपल के अंदर। दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक शुरू हुआ, उसके बाद फिर चाइना में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे कोरोना वायरस से पहले, और कोरोना वायरस को छुपाने में चाइनीज़ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। आपको पता होगा कि जो रिपोर्टर्स और जो डॉक्टर ली वेंग और बहुत सारे डॉक्टर्स जो मेन विसल ब्लोवर थे, उन्हें पहले तो उनको पनिशमेंट दिया गया, उसके बाद बोला गया कि आप चुपचाप अपना काम करें। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। वेयर आर दे के नाम से एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया है कि जो रिपोर्टर्स जो ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे थे, उन्हें तो आपने गायब कर दिया, तो आप दूसरे वर्ल्ड को कैसे सवाल पूछ रहे हैं? अब दोस्तों, नेशनलिज्म इन्वोक करने से और वार से क्या रिलेशन है? अब दोस्तों, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जब कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रश करने लगता है, उसे दिखाई देता है कि उसका डाउनफॉल जल्दी आ रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है मिलिट्री फोर्सेस को नेशनलिज्म को इन्वोक करने के लिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि चाइना में बहुत सारे लोग सरकार के खिलाफ, हाँ ओपनली तो नहीं बोल सकते, वहाँ पे ऑटोनॉमी है, आप सीधे अंदर करवा दिए जाएंगे, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट। और जब वुहान का लॉकडाउन ओपन हुआ था, जो हुबे प्रोविंस था, उसके आसपास जब यहाँ के लोग मूव करने लगे, तो दूसरे प्रोविंस के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वायलेंट क्लैशेस के फोटोज आने लगे थे। लेकिन वही फिर 1-2 दिन बाद इसे हटा दिया गया था। अब ये एक पॉइंट हो गया। फिर जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट है दोस्तों, आपको पता होगा वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है और डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ पे बहुत लोग डेमोक्रेसी को भी चाह रहे हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका सबसे मेन एजेंडा रहता है, आपको फ्रीडम तो बहुत कम दिया जाएगा, लेकिन आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमेशा दिया जाता है, और एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई देता है कम्युनिस्ट पार्टीज के गवर्नमेंट में इकोनॉमी का। लेकिन इसमें भी चाइनीज़ गवर्नमेंट अभी फेल होती हुई दिखाई दे रही है कि इकोनॉमी वहाँ की भी क्रम्बल हो रही है। तो जब लोगों को इकोनॉमी में स्ट्रेंथ वो रहा नहीं, उसके बाद फिर
दूसरे एस्पेक्ट्स में भी, जैसे फ्रीडम तो है ही नहीं वहाँ पे लोगों के पास। उसके बाद फिर आप वायरस को भी हैंडल अच्छे से करते नहीं है और फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। तो लोगों का गुस्सा गवर्नमेंट के खिलाफ होना जायज़ बात है, लेकिन उसी टाइम में अगर नेशनलिज्म को इन्वोक कर दिया जाए कि हमारी जो फ्रीडम है वो खतरे में है या फिर हमारे कंट्री में अटैक किया जा रहा है, तो लोगों का एक इमोशनल बॉन्ड होता है आर्मी के साथ और अपने कंट्री के साथ, तो ऑब्वियसली होता ही है। तो इसी को यूज़ करके चाइना ये दिखाना चाह रही है कि दूसरे कंट्रीज के साथ हमारा डिस्प्यूट बढ़ रहा है और हमारे बॉर्डर में क्लैशेस हो रहे हैं, तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म आ जाएगा और जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है और मोस्ट प्रोबेबली सी जिनपिंग के खिलाफ जो माहौल बन रहा था उसे चुप करा दिया जाएगा। और ये गवर्नमेंट उसके बाद आप देखिएगा कि जब जो एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स हैं ये सब जब कूल डाउन हो जाएगा और जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि ये धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, अदर रीजंस भी है इंडिया के साथ बॉर्डर स्कीमिसेस बढ़ाने के लिए। पहला रीज़न आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को अभी चीफ बनाया गया है। तो पूरी दुनिया 60 कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया ने ये एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही साथ जहाँ पे वायरस का ओरिजिन हुआ है उसमें एक इन्वेस्टिगेशन हो और ये इन्वेस्टिगेशन बायस्ड ना हो। अब जब इंडिया इसे लीड कर रहा है तो चाइना ये जरूर चाहेगा कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाए बॉर्डर स्कीमिसेस और फेस ऑफ के थ्रू कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस ना ले चाइना के खिलाफ और जो ओरिजिन है वायरस का उसके खिलाफ ज़्यादा जानने की कोशिश ना करें। दूसरा रीज़न, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है लाइक एप्पल और बहुत सारे कंपनीज के वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, अब चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब तो था ही लेकिन वहाँ से सब धीरे धीरे निकल रहे हैं। अब एक प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है इनका इंडिया, लेकिन चाइना ये चाहता है कि इंडिया में ज़्यादा कंपनीज ना आए, तो सिचुएशन को डिस्टर्ब करने के लिए और इंडिया की इकोनॉमी को डिस्टर्बिंग दिखाने के लिए ये बॉर्डर स्कीम्सेस हो रहे हैं और इसके थ्रू ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया भी अच्छी प्लेस नहीं है आपके लिए। और जो बॉर्डर कंट्रीज आसियान कंट्रीज में भी जो मूव कर रही है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी के माध्यम से वो अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा एक्टिव बना रहा है। तीसरा, अब नेपाल के साथ हमारा डिस्प्यूट छोटा सा ही डिस्प्यूट है लेकिन इसे बढ़ाया चढ़ाया गया। अब इसके कारण चाइना नेपाल को बीफुल करना चाहता है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं इसीलिए आपको सपोर्ट करने के लिए हम इंडिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये भी एक कारण है। अब जो नेपाल वाला डिस्प्यूट है उसके बारे में आपको जानना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर भी बनाया था। अब चौथा रीज़न ये है और ये इम्पॉर्टेंट रीज़न भी है और यही न्यूज़ चैनल्स में भी दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने जो अदर रीजंस बताए हैं वो भी बहुत ज़्यादा कारगर हैं। दोस्तों, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो लद्दाख का रीजन है स्पेशली उसके उस पार जो चाइना का रीजन है वहाँ पे चाइना ने तो रोड ऑल वेदर रोड्स इजीली बना लिया है और कभी भी अगर वार का कंडीशन आता है तो उनकी आर्मी को बहुत जल्दी इजीली बुलाया जा सकता है। लेकिन हमारे पास ऑल वेदर रोड्स नहीं है, लेकिन अभी गवर्नमेंट बनाना शुरू की है। 2015 के बाद हमारी गवर्नमेंट जागी है। जी हाँ दोस्तों, 70 सालों तक आपको सोच के कभी हंसी भी आएगी कि हम देख रहे थे कि हमारे सामने एक एनिमी बैठा हुआ है चाइना के रूप में, लेकिन हमने कभी ऑल वेदर रोड्स बनाने की बहुत ज़्यादा सोची नहीं। आर्मी तो हमेशा बोलती रही लेकिन गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2015 के बाद ये रोड्स बननी शुरू हुई और अच्छी बात है। लेकिन इन्हीं रोड्स को रोकने के लिए जो LAC के साथ अभी लद्दाख में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ गई है चाइनीज सोल्जर्स की और उनके फोर्सेस एयर फोर्सेस को, तो ये क्यों है? क्योंकि इंडिया का जो रोड बन रहा है उसे रोकने के लिए। अब इंडिया की तरफ भी रोड अगर बन जाएगा तो इंडिया भी इक्वल हो जाएगा ना चाइना की तरफ, क्योंकि उनके पास भी ऑल वेदर रोड होगा, इंडिया के पास भी ऑल वेदर रोड होगा। और दोस्तों, चाइनीज आर्मी के मुकाबले इंडियन आर्मी कमजोर नहीं है।
वैसे तो इंडियन आर्मी किसी के सामने कमजोर नहीं है, लेकिन स्पेशली चाइना अगर ये सोचता है कि 1962 की तरह इंडियन आर्मी है तो उसकी बहुत बड़ी गलती है। अब दोस्तों यही सब रीज़न है। अब हमें देखना होगा कि इंडियन आर्मी इसे कैसे हैंडल करती है और हमारी गवर्नमेंट भी। अब अगर डिप्लोमेसी के थ्रू ये सेटल नहीं हुआ और इंडिया ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना कंटिन्यू रखा चाइना के खिलाफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, और ये लेना भी चाहिए क्योंकि आपको रेस्पॉन्सिबल तो बनना पड़ेगा अगर आप सुपर पावर बनने का इच्छा रखते हैं। और इंडिया के पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि वो लीड कर सके पूरे वर्ल्ड को और दिखा सके कि हमारे पास एक लीडरशिप स्किल है। और इंडिया अगर वहां पे स्ट्रांग बनता है तो चाइना ऑब्वियसली अपने ये जो टैक्टिक्स है ये और ज्यादा इंक्रीज करेगा और वार का सिचुएशन बनेगा जरूर, बट एक्चुअल वार इज वेरी डाउटफुल। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।